तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो पे। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस को, आंशिक निष्पादन या भागिक पालन के सिद्धांत को। इसको बताया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के 53A सेक्शन में, यानी कि धारा 53A में बताया गया है संपत्ति अंतरण अधिनियम के 1882 के। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसकी डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो डॉक्ट्रिन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस मत करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आई प्रॉमिस दैट इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो डेफिनेशन है तो वो दी हुई है, यहाँ पे आप लोग इसको देखिए। ओके, तो यहाँ पे शॉर्ट में जो डेफिनेशन है आसान भाषा में दी हुई है, इसको आप समझ गए ना एक बार तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पार्ट परफॉर्मेंस यानी कि भागिक पालन का सिद्धांत, ठीक है, इसको हिंदी में भागी पालन का सिद्धांत बोलते हैं। भारतीय संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, भारतीय संपत्ति अंतरण अधिनियम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 53A में वर्णित है। यह उन मामलों में खरीदार ट्रांसफरी को सुरक्षा प्रदान करता है जब विक्रेता ट्रांसफरर बिक्री का सौदा करने के बाद मुकर जाता है। ठीक है, लेकिन खरीदार ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य कर दिया है और संपत्ति का कब्जा ले लिया है। यहाँ पे आपको 3 से 4 वर्ड है जिनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। सबसे पहला वर्ड है यहाँ पे खरीदार। ठीक है, खरीदार ट्रांसफरी यानी बायर। ठीक है, यहाँ पे है एक सिक्योरिटी यानी सुरक्षा प्रदान करना, एक है विक्रेता यानी ट्रांसफरर, यहाँ पे बिक्री का सौदा है, सेल ऑफ द गुड है, सेल ऑफ द प्रॉपर्टी है, करने के बाद मुकर जाना। ठीक है, और यहाँ पे खरीदार यानी ट्रांसफरी फिर से आ गया। अनुबंध की शर्तों, टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा की शर्तों के अनुसार कर दिया जाता है। और संपत्ति का कब्जा। ठीक है, संपत्ति का कब्जा। ये 4-5 वर्ड हैं, इनको आपको याद रखना, ये टर्म इनको याद रखना। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आपको पूरा का पूरा पार्ट परफॉर्मेंस यानी कि भागिक पालन का सिद्धांत का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आखिर ये सेक्शन कहना क्या चाह रहा, वो चीज़ आराम से समझ में आ जाएगी और आप लोग आसानी से अपने एग्जाम में लिख पाओगे। तो सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, खरीदार यानी ट्रांसफरी को। ठीक है, इसको बायर भी बोल सकते हैं, यानी कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदेगा। यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी स्थावर संपत्ति यानी अचल संपत्ति से रिलेटेड है। यानी कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए काम नहीं करेगा, सिर्फ जो जमीन से जुड़ी हुई संपत्ति है, स्थावर संपत्ति, ठीक है, अचल संपत्ति जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, उससे रिलेटेड है, उसकी खरीदी और बेची से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो खरीदार है यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो खरीदार है, ट्रांसफरी इसको बोलते हैं लीगल टर्म में, ठीक है, को सुरक्षा प्रदान करता है, ना कि विक्रेता को। विक्रेता को सुरक्षा प्रदान नहीं करता ये सिर्फ बायर को, जो कोई ज़मीन खरीदता है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदता है, उसका राइट की तरह काम करता है, उसको सिक्योर करता है सिर्फ। ठीक है, ना कि सेलर को सिक्योर करता है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। जब विक्रेता ट्रांसफरर बिक्री का सौदा करने के बाद मुकर जाता है, यानी कि जो विक्रेता है वो अपनी शर्तों का पालन नहीं करता, जो अनुबंध करता है, जो संविदा करता है, उनकी शर्तों को पालन करने से पीछे हट जाता है, तब यहाँ पे वो बचाने के लिए आता है ट्रांसफरी को, यानी खरीदार को बचाने के लिए आता है। लेकिन खरीदार ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य कर दिया है। यहाँ पे यदि जो ट्रांसफरी है वो अगर शर्तों का पालन नहीं करेगा तो ये सेक्शन किसी काम का नहीं है, उसके किसी काम में भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे खरीदार को जो कॉन्ट्रैक्ट की जो संविदा की शर्तें हैं उनको पालन करना पड़ेगा। ठीक है, और संपत्ति का कब्जा ले लिया हो। यहाँ पे जो ट्रांसफरी है उसके पास संपत्ति का कब्जा होना भी ज़रूरी है। यदि उसके पास प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं आया है तो ये सेक्शन लागू नहीं किया जा सकेगा। इतना आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, एक बार इसको आप अच्छे से मन में मनन कर लीजिए। ठीक है, यह उन मामलों में खरीदार ट्रांसफरी को सुरक्षा प्रदान करता है जब विक्रेता ट्रांसफरर बिक्री का सौदा करने के बाद मुकर जाता है, लेकिन खरीदार ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य कर दिया है। यदि यहाँ पे जो ट्रांसफरी है, खरीदार है, वही अनुबंध यानी संविदा की शर्तों का पालन नहीं करता है और संपत्ति का कब्जा नहीं है उसके पास, तो ये सेक्शन नहीं आएगा काम पे, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा सकता। इतना आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। डॉक्ट्रिन जो आंशिक निष्पादन है यानी कि भागिक पालन का जो सिद्धांत है,
इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी हमें, ये चीज़ यहाँ पे समझ सकते हैं आप लोग। सोचिए, आप लोग इमेजिन कीजिए, आपने किसी से ज़मीन या घर खरीदा पैसे दे करके, ठीक है, उसको पैसे दे दिया और उस ज़मीन पर रहना भी शुरू कर दिया, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है आपके नाम पे। अब विक्रेता कहता है यह सौदा कभी हुआ ही नहीं, तब आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे ये बताओ, ठीक है। आपके पास प्रूफ भी नहीं है कि आपने भैया रजिस्ट्रेशन करवा लिया, या आपके नाम पे प्रॉपर्टी हो गई है, तो कैसे आप करोगे? आपको कैसे सिक्योरिटी मिलेगी? तो इस तरह के मामलों में खरीदार यानी ट्रांसफरी को बचाने के लिए सेक्शन 53A बनाया गया है, ताकि विक्रेता अपने ही अनुबंध से पीछे ना हट सके, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ये यहाँ पे बाउंड करता है किसको? रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी जो ड्यूटीज़ होती है उसको फॉलो करने के लिए सेलर यानी विक्रेता यानी ट्रांसफरर को, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैं मूवेबल प्रॉपर्टी के टर्म्स भी यूज कर रहा हूँ, सेल वगैरह, बिकॉज आप लोग को समझ में आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। ट्रांसफरर में बहुत कन्फ्यूज़न है, और इसको जो ट्रांसफरी होता है उसको अंतरिति भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अंतरिति भी आप यूज कर सकते हैं, अगर आप ऐसे वर्ड्स यूज करोगे तो आपको एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो जो ट्रांसफरी होता है यानी कि अंतरिति होता है, अंतरिति यानी कि खरीदने वाला, ट्रांसफरी यानी खरीदने वाला जो खरीद रहा है, एक होता है अंतरणकर्ता जो बेच रहा है, ठीक है ना। और ये जो ट्रांजैक्शन होती है उसको अंतरण बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ समझ लेना। तो यहाँ पे आप लोग इसको समझिए कि आपने किसी से ज़मीन या घर खरीदा, पैसा दे दिया और उस ज़मीन पर रहना शुरू भी कर दिया, ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपने उस प्रॉपर्टी का नहीं किया। अब विक्रेता कहता कि ये सौदा कभी हुआ ही नहीं, ये ट्रांजैक्शन कभी हुई ही नहीं। इस तरह के मामलों में खरीदार को यानी ट्रांसफरी यानी अंतरिति को बचाने के लिए सेक्शन 53A बनाया गया है, ताकि विक्रेता यानी ट्रांसफरर यानी कि अंतरणकर्ता अपने ही अनुबंध से पीछे ना हट सके। समझ में आ रहा है ना? ये बाउंड करता है, ये मतलब कि डिफ़ॉल्ट करने से रोकता है ट्रांसफरर को, ठीक है, विक्रेता को। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब आखिर में देख लेते हैं यहाँ पे कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का है ना, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 53A है, वो वेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है इसमें। तो वैसे आप लोग को पता होगा कि वेयर एक्ट की लैंग्वेज भाई अलग ही लेवल की होती है, समझ में ही नहीं आती पहली बार में। तो वेयर एक्ट की लैंग्वेज अगर आप लिखोगे तो थोड़ा ज़्यादा मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है वेयर एक्ट की लैंग्वेज भी। फिलहाल आप लोग देख लो कि क्या कहती है। तो जब कोई व्यक्ति किसी अचल संपत्ति, मैंने पहले ही बताया था इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये थ्योरी है, सिद्धांत है, ये है ना, डॉक्ट्रिन है, से संबंधित अनुबंध करता है और अनुबंध के अनुसार दूसरे पक्ष खरीदार, ठीक है, खरीदार यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे ट्रांसफरी होगा, ठीक है, ने संपत्ति का कब्जा ले लिया है या उसे अधिकार में ले लिया है, तब विक्रेता या उसका उत्तराधिकारी खरीदार को बेदखल नहीं कर सकता है, भले ही रजिस्ट्रेशन पूरा ना हुआ। देख लो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है, जब कोई व्यक्ति किसी अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि घर हो गया, कोई ज़मीन का टुकड़ा हो गया, ठीक है, यानी कि लैंड का जो छोटा सा टुकड़ा होता है, प्लॉट होता है, वो हो गया, ठीक है ना, अगर वो कोई खरीद लेता है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ठीक है ना, संबंधित अनुबंध करता है और अनुबंध के अनुसार अनुबंध की शर्तों का पालन करते हुए दूसरे पक्ष यानी खरीदार ने संपत्ति का कब्जा ले लिया, यानी कि ट्रांसफरी ने ट्रांसफरर से कब्जा ले लिया उस ज़मीन का या उसे अधिकार में ले लिया है, ठीक है, यानी कि जो पोजीशन है प्रॉपर्टी का वो बायर के पास आ गया है, ट्रांसफरी के पास आ गया है, तो विक्रेता या उसका उत्तराधिकारी खरीदार को बेदखल नहीं कर सकता उस ज़मीन से, भले ही उसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो या ना हुआ हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो टर्म है ना, इसको अगर ये चीज़ पूरा करना है तो कुछ टर्म है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, उसको फॉलो करना पड़ेगा ट्रांसफरी को। अगर वो चीज़ फॉलो नहीं करता है तो ये सेक्शन, ये डॉक्ट्रिन वहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग वेयर एक्ट की लैंग्वेज एक बार देख लो, वैसे समझ में तो आ जाना चाहिए, मैंने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया है। भागिक पालन का सिद्धांत, धारा 53 का, ठीक है, भागिक पालन, जहाँ की कोई व्यक्ति किसी स्थावर संपत्ति को प्रतिफलार्थ कंसिडरेशन को लेकर अंतरित करने के लिए अपने द्वारा या अपनी ओर से हस्ताक्षरित लेखबद्ध, यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है गाइस, जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो रिटन में होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिटन में नहीं हो रहा है तो आप भूल जाइए कि ये डॉक्ट्रिन वहाँ पे काम करेगा, ठीक है। आप ओरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यानी कि मौखिक संविदा आप नहीं कर सकते, आपको रिटन में ही करना पड़ेगा।
जिससे उस अंतरण को गठित करने के लिए आवश्यक निबंधन युक्त निश्चय के साथ अभिनिश्चित किए जा सकते हैं। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया एक बार मैं आपको इससे समझा देता हूँ। जहाँ की कोई भी व्यक्ति किसी स्थावर संपत्ति को यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को प्रतिफलार्थ कंसिडरेशन के थ्रू अंतरित करने के लिए अपने द्वारा या अपनी ओर से लिखित हस्ताक्षरित लेखबद्ध ऐसी संविदा करता है जिससे उस अंतरण को गठित करने के लिए आवश्यक निबंधन युक्त निश्चय के साथ अभिनिश्चित किए जा सकते हैं। यहाँ पे कंसिडरेशन होना चाहिए, लिखित कॉन्ट्रैक्ट संविदा होनी चाहिए और तब जाकर के स्थावर संपत्ति का ट्रांजैक्शन हो जाता है। और अंतरिती ने संविदा के भागिक पालन में और ट्रांसफरी ने, ठीक है, अंतरिती यानी ट्रांसफरी ने संविदा के भागिक पालन में डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस में उस संपत्ति या उसके किसी भाग का कब्जा ले लिया। ये देखो बेयर एक्ट में भी बता रहा है कि उसका पोजीशन होना चाहिए अंतरिती के पास यानी ट्रांसफरी के पास। अंतरिती जिसका कब्जा पहले से ही है संविदा के भागिक पालन में अपना कब्जा चालू रखता है और उस संविदा को अग्रसर करने के लिए कोई कार्य कर चुका है, यानी कि वो चाहता ट्रांसफरी जो है संविदा ने अपने भाग का पालन कर चुका है या पालन करने के लिए रजामंद है, यानी कि वो चाहता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो उसको पूरा करना चाहता है, पैसे भी दे दिया है और उसका जो प्रॉपर्टी वो खरीदना चाह रहा था इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका उस पर कब्जा भी आ चुका है। तो अब चाह कर भी जो सेलर है यानी कि अंतरण करता है, जो ट्रांसफरर है, वो चाह कर भी उसको उसकी प्रॉपर्टी से नहीं हटा सकता है। कब्जा आना ज़रूरी है दोस्तों, कब्जा आना यहाँ पे बेहद ज़रूरी है। यदि कब्जा नहीं रहेगा अंतरिती के पास यानी ट्रांसफरी के पास तो यहाँ पे जो अंतरण करता है ना वो आसानी से हटा देगा। क्या ही प्रूफ रहेगा अंतरिती के पास, है ना। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो आइए अब देख लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस की जो शर्तें हैं, एसेंशियल कंडीशंस हैं, उनको देख लेते हैं। आवश्यक शर्तें हैं यानी कि इन जो आपको 4-5 जो शर्तें यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, अगर इनमें से कोई एक भी शर्त नहीं रहेगी तो वो वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस काम नहीं करेगा, ठीक है। यह सिद्धांत हर स्थिति में लागू नहीं होगा, इसके लिए कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए, यानी कि आपको कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा तभी आप डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस को लागू करवा पाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा शर्त है वो ये है कि एक वैध अनुबंध यानी कि एक वैलिड संविदा होनी चाहिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। संपत्ति को लेकर एक लिखित अनुबंध रिटन अग्रीमेंट जरूरी है, ठीक है। रिटन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि रिटन होना चाहिए, अग्रीमेंट जो भी हो रहा हो रिटन होना चाहिए। मौखिक ओरल अनुबंध, तो यदि आप किसी भी व्यक्ति से मौखिक अनुबंध करते हैं यानी कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ओरल अग्रीमेंट करके आप उससे प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन करते हैं और वहाँ पे यदि आप चाहते हैं कि बाद में आपको जो ट्रांसफरर है वो अगर आपको प्रॉपर्टी से बेदखल कर देता है तो आप इसको लागू करवा लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। अनुबंध के महत्वपूर्ण बिंदु तय होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में जो स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे जितने भी कंडीशंस हैं लिखी हुई हैं उनको पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए, एक एक बिंदु को, तभी पालन कराया जा सकेगा इसको, ठीक है। इसके बाद खरीदार को संपत्ति का कब्जा मिल गया हो यानी कि ट्रांसफरी को पोजीशन मिल गया हो, प्रॉपर्टी का कब्जा मिल गया हो। यदि कब्जा नहीं मिला होगा अगर खरीदने वाले को यानी ट्रांसफरी को, तो यहाँ पर इस डॉक्ट्रिन को लागू नहीं करवाया जा सकेगा। अगर खरीदार ने संपत्ति का कब्जा लिया है तो उसे सेक्शन 53A का लाभ मिलेगा। अगर केवल अनुबंध किया गया हो लेकिन कब्जा ना मिला हो तो यह धारा लागू नहीं होगी। भले ही आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है लेकिन प्रॉपर्टी जो ट्रांसफरी के पास है, खरीदने वाले के पास नहीं आई है, तो वहाँ पे आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये धारा लागू नहीं होगी, वहाँ पे नहीं की जा सकेगी। लेकिन यदि आपके पास कब्जा आ गया है तो आप आसानी से कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो इस चीज़ को, है ना। इसके बाद है यहाँ पे खरीदार ने अनुबंध की शर्तों का पालन किया हो। यहाँ पे जो ट्रांसफरी है, खरीदार है ना, अंतरिती है, उसने क्या किया हो, अनुबंध यानी संविदा की जितनी भी शर्तें होती हैं आपको पता होगा। फ्री विल होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति जिसको बोलते हैं, लीगैलिटी होनी चाहिए और कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, जितने भी इसेंशियल कंडीशन होती है कॉन्ट्रैक्ट की उनका पूरी तरह से पालन किया गया होना चाहिए ट्रांसफरी के थ्रू, ठीक है। अगर ट्रांसफरी उनको पालन नहीं करता है
तो यहाँ पे लागू नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, अगर खरीदार ने अनुबंध के अनुसार भुगतान, पेमेंट और अन्य शर्तों को पूरा नहीं कर दिया है तो उसे सुरक्षा मिले। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर खरीदार ने अनुबंध के अनुसार भुगतान और अन्य शर्तों को पूरा कर दिया है तो ही उसे सुरक्षा मिलेगी। अगर उसने पेमेंट किया ही नहीं तो उसे ये सिक्योरिटी नहीं मिलेगी कि भैया आप कब्जा किए हो तो या आपके पास ही कब्जा रहेगा। लेकिन अगर आपने पेमेंट कर दिया है, भुगतान कर दिया है ट्रांसफरर को, तो आपको सिक्योरिटी दी जाएगी। यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है। इसके बाद जो लास्ट एसेंशियल कंडीशन है वो क्या है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे है, विक्रेता अनुबंध को रद्द करने की कोशिश कर रहा हो, यानी कि पीठ पीछे, यानी कि क्रेता के पीठ पीछे वो कोई नई साजिश या चाल रच रहा हो किसी और को ट्रांसफ़र करने की, प्रॉपर्टी है ना, ट्रांसफ़र करने की, उसके नाम पर रजिस्ट्रेशन करने की। तो यहाँ पे यदि जो, जैसे यहाँ पे आपको मैं इसको समझाता हूँ, जैसे ए है, ठीक है ना, ए क्या है, ए ट्रांसफरी है, यानी कि ये प्रॉपर्टी खरीदा है किससे, बी से, ठीक है, बी से खरीदा है 10 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में, ठीक है ना, 10 लाख रुपए में ए ने बी से एक प्रॉपर्टी खरीदा है, लैंड, ये वाला प्रॉपर्टी लैंड, ठीक है, 10 लाख रुपए में। अब बी के पास एक बंदा आता है सी, ठीक है, सी आता है और सी कहता है बी से कि भैया मैं इसका आपको 20 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप एक प्रॉपर्टी मेरे को दे दो। लेकिन यहाँ पे जो कब्जा था 5 लाख रुपए देकर ए ने बी से ले लिया था, ठीक है, यानी कब्जा अभी ए के पास है। अब बी क्या कर रहा है, लालच में आकर के अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया इसके नाम पे, ए के नाम पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सी जैसे ही आता है तो इसके मन में लालच आ जाता है, बी के मन में, भैया यार 20 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो उसने क्या किया, चुपके से सी के नाम पे रजिस्ट्रेशन करवा दिया इस लैंड का। अब कब्जा ए के पास है और इसने जो नामकरण है, नामांतरण जो है वो सी के नाम पे करा दिया। अब भैया यहाँ पे क्या हुआ कि पोजीशन ए के पास है, ए ने 5 लाख रुपए दे दिए, तो अभी ए क्यों ही छोड़ेगा इस प्रॉपर्टी को, है कि नहीं। तो या तो बी इसको 5 लाख रुपए इसके वापस करे और जो भी इसका ए का नुकसान हुआ हो इस ट्रांजैक्शन की वजह से वो भी इसको दे, तब जा करके ए कब्जा छोड़ेगा, ठीक है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट में चैलेंज कर दे ए कि भैया नहीं हमारे नाम पे कराओ। लीगल रूप से ऑनर तो ये हो गया सी नंबर, लेकिन पोजीशन अभी भी इसके पास है। जब तक इसके राइट को सिक्योर नहीं करेगा बी, तब तक ए कब्जा करे रह सकता है उस प्रॉपर्टी पे और नहीं छोड़ सकता, और कोर्ट में इसको चैलेंज भी कर सकता है। इसको रिलीफ एक्ट के थ्रू इसको जो है तो इसका जितना भी लॉस हुआ होगा वो बी को देना पड़ेगा, ठीक है, स्पेशल रिलीफ एक्ट। इसके बाद हम देखते हैं, इतना समझ में आया होगा आपको। यह धारा सिर्फ खरीदार को सुरक्षा देती है, यानी कि ट्रांसफरी को सुरक्षा देती है। यहाँ पे जो विक्रेता है यानी कि जो सेलर है, अंतरण करता है, ट्रांसफरर है, उसको सिक्योर नहीं करती है, सिर्फ खरीदार यानी बायर को, यानी ट्रांसफरी को, अंतरिती को सिक्योर करती है। विक्रेता को यह अधिकार नहीं देती कि वह खरीदार पर दावा करे, लेकिन क्रेता विक्रेता पर दावा कर सकता है जितना उसका लॉस हुआ, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा आसानी से। अब आइए देख लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण कुछ केस लॉज दिए हुए हैं, इनको यदि आप लिख के आओगे तो हो सकता है आपको और ज़्यादा मार्क्स मिल जाए। और भी केसेस मिल सकते हैं, आप लोग को देख लेना, लेकिन मेरे को जो मिले मैं आपको दिखा रहा हूँ। सरदार गोविंद राव वर्सेस देवी सहाय 1982 का केस है गाइस। एक व्यक्ति ने ज़मीन का सौदा किया लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उसका। रजिस्ट्रेशन यदि दूसरे के नाम पे हो जाता है और पोजीशन आपके नाम पे, तभी आप इस सेक्शन को इम्प्लीमेंट करा सकते हो। खरीदार ने कब्जा ले लिया और सभी शर्तों को पूरा कर दिया। खरीदार ने कब्जा ले लिया और सभी शर्तों को पूरा कर दिया, ठीक है ना, खरीदार ने। विक्रेता पलट गया, भैया विक्रेता किसी और को बेच दिया, लालच में आकर के संपत्ति वापस लेने की कोशिश करने लगा, है ना। तो वहाँ पे आप इस डॉक्ट्रिन को यूज कर पाओगे। और यहाँ पे बताया भी जा रहा है, मतलब ऐसा हुआ था इस केस में। और इस केस में फिर निर्णय क्या आया था वो देखो आप लोग। सबसे पहले किधर है ये, यहाँ पे निर्णय क्या आया था। निर्णय में कोर्ट ने यह कहा था कि सेक्शन 53A लागू होगा और विक्रेता खरीदार को बेदखल नहीं कर सकता, क्योंकि पोजीशन उसके पास है, उसने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स थे उसने वो फॉलो किए खरीदार ने, ठीक है, उसने पैसे भी दे दिए हैं। अगर उसको आप बेदखल कर दोगे तो उसके साथ अन्याय हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी भी आ जाता है। इक्विटी का मतलब होगा कि यदि कानून भले कह रहा है कि आप ऐसा करना है, लेकिन किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी आएगा और वहाँ पर वो बचाएगा, ठीक है। ओके 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 ओके। एक दूसरा केस भी है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। राम गोपाल रेड्डी वर्सेस एडिशनल कस्टोडियन। राम गोपाल रेड्डी वर्सेस एडिशनल कस्टोडियन
यहाँ पे जो तथ्य थे वो थे खरीदार ने ज़मीन खरीदी और कब्जा भी ले लिया, ठीक है ना, खरीदार ने ज़मीन खरीदी और कब्जा भी ले लिया। लेकिन अगर ज़मीन सरकारी हुई, सरकार की ज़मीन पे अगर उसने कब्जा लिया है तो वहाँ पे ये जो तो या वहाँ पे ये डॉक्ट्रिन काम नहीं करेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस वहाँ पे बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि एक्चुअल जो ऑनर है उसका वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की ज़मीन है और गवर्नमेंट की ज़मीन पे आप कब्जा कर रहे हो तो आप वास्तविक मालिक तो उसके हुए नहीं, सरकार ही उसकी मालिक होगी, है कि नहीं। बाद में सरकार ने संपत्ति पर दावा कर दिया क्योंकि विक्रेता कानूनी रूप से इसे बेचने के लिए अधिकृत नहीं थे। इसको आप ऐसे समझो, आपने कभी सुना होगा कि भाई कोई एक सरकारी ज़मीन पे कब्जेदार है, कब्जा करके रखा हुआ है, ठीक है ना, उसका मालिक वो नहीं है, लेकिन उसने ऐसे फॉल्स डॉक्यूमेंट बनवा लिए, नकली दस्तावेज बना करके उसने किसी को वो ज़मीन चिपका दी, बेच दी उसको, ठीक है। तो वहाँ पे अब अगर वहाँ पे जो अंतरिती है, जो वहाँ पे ट्रांसफरी, वो अगर चाहे कि कोर्ट में मैं जाके बोलूँ कि भैया पोजीशन हमारे पास आ गया है, हमने खरीदी है ये ज़मीन इतने पैसे दे करके, तो वहाँ पे सरकार और वहाँ पे वो ज़मीन जो है सरकारी है, तो वहाँ पे ये डॉक्ट्रिन काम नहीं करेगा। वहाँ पे जो ऑनर है, रियल ऑनर है, वो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट की ज़मीन पे किसी का जो ऑनरशिप नहीं हो सकता है। इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक। ओके, तो यहाँ पे निर्णय क्या आया था, चूँकि विक्रेता के पास बेचने का कानूनी अधिकार ही नहीं था, सेक्शन 53 लागू नहीं हुआ, ठीक। तो यदि विक्रेता के पास संपत्ति बेचने का कानूनी अधिकार ही नहीं है तो सेक्शन 53 खरीदार को सुरक्षा नहीं मिलेगी। आई थिंक आप लोगों को ये जितना भी कॉन्सेप्ट था समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और देख लेना, समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत बारीकी समझाने की कोशिश की है और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए एग्ज़ाम में। और वीडियो को लाइक कमेंट वगैरह सब कुछ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।